गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल चाल है। आज हम इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में देखेंगे। ठीक है। और ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए। तो पहला प्रश्न है, सूची एक दी गई है और सूची दो दी गई है, उन सूचियों का मिलान करना है आपको। ठीक है। तो मिलान कीजिए। हड़प्पा किससे मिलेगा, कालीबंगा किससे मिलेगा, लोथल रोपण किससे मिलेगा, बताओ। तो हड़प्पा मिलेगा रावी से। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और रोपण किस नदी के तट पर स्थित है, तो रोपण सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और रोपण सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। यहाँ एक और चीज याद रखनी है कि जो राखी गढ़ी है, वो राखी गढ़ी भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखी गढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और ये जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी कहाँ है, तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ है, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज सूरज भान ने 1969 ईस्वी में की थी। ठीक है। तो राखी गढ़ी कहाँ है, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है राखी गढ़ी, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी, राखी गढ़ी की खोज किसने की है, तो 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की है। सूरज भान। तो राखी गढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की है। और राखी गढ़ी से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो आपने एक खेल सुना होगा, पिट्टू खेल। कौन सा खेल, पिट्टू खेल। पिट्टू, पिट्टू खेल। तो पिट्टू खेल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पिट्टू खेल के जो साक्ष्य हैं वो राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं। और पिट्टू खेल आपने बचपन में खूब खेला होगा दोस्तों, क्योंकि जो सतोलिया है उसे ही पिट्टू खेल कहा जाता है, जिसमें जो है गोल गोल 7 पत्थर होते थे। ठीक है। और एक टीम के द्वारा जब उन गोल पत्थरों को रख दिया जाता था तो एक पॉइंट मान लिया जाता था। और उसमें इसी खेल में एक गेंद होती थी जिसे कसकर पीठ पर मारा जाता था। ठीक है। आपने खूब मारी होगी एक दूसरे के पीठ पीठ में गेंद। ठीक है। तो पिट्टू खेल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पिट्टू खेल के जो साक्ष्य हैं वो राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं। साथ ही में जो राखी गढ़ी है वो सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है। सिंधु सभ्यता का भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी है। ठीक है। तो ये धोलावीरा से भी बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, राखी गढ़ी। और दूसरे नंबर पे आता है धौलावीरा। ठीक है। तो यहाँ से मनका बनाने की कार्यशाला भी प्राप्त हुई है। राखी गढ़ी से क्या प्राप्त हुआ है, मनका बनाने की कार्यशाला, मनका बनाने की कार्यशाला भी प्राप्त हुई है। कहाँ से, राखी गढ़ी से। ठीक है। तो राखी गढ़ी से मनका बनाने की कार्यशाला भी प्राप्त हुई है। भारत का सबसे बड़ा यह सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है, मनका बनाने का कार्यशाला प्राप्त हुई है यहाँ से। ये है कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है दोस्तों ये। ठीक है। और पिट्टू खेल की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज है जो है सूरज भान ने 1969 में की थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये, हड़प्पा किससे मिलेगा, रावी से। और घग्गर नदी के किनारे दो स्थल हैं, एक कालीबंगा भी है और एक राखीगढ़ी भी है। लोथल भोगवा से मिलेगा और रोपण सतलज नदी से मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और इसका आंसर बताओ कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। अगर आपने जो पहला क्वेश्चन है वो ठीक से सुना होगा तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा इस प्रश्न के लेकर। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर होगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो साहिवाल जिला है, वर्तमान का जो साहिवाल जिला है, वहां हड़प्पा स्थित है। और जो हड़प्पा की खोज है वो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी दोस्तों। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा पहला स्थल है जो हमें प्रकाश में आया, अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का यह वह क्षेत्र है जो सर्वप्रथम उत्खनित हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ है ये, पाकिस्तान के, हड़प्पा कहाँ है ये, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले, साहिवाल, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। कहाँ है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। तोरण द्वार का नगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्रकाश में आने वाला स्थल या उत्खनित होने वाला स्थल हड़प्पा ही है। ठीक है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। हड़प्पा को क्या कहा जाता है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। अर्ध औद्योगिक नगर कहने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि यहाँ से जो है हमें कुछ पैमाने पर जो है उद्योग भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर कुछ वस्तुओं, जहाँ से कुछ वस्तुओं का निर्माण भी होता था। ठीक है, तो हड़प्पा से हमें और क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से हमें 18 वृत्ताकार चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चबूतरों, हड़प्पा से हमें चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। ठीक है, और यहीं से हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अन्नागार। ठीक है, तो 6-6 की 2 पंक्तियों में अन्नागार प्राप्त हुआ है। अब इन चबूतरों के पास ही हमें क्या प्राप्त हुआ है, चबूतरों के पास ही हमें गेहूं, जौ, तिल और तरबूज। तो हड़प्पा के अंतर्गत चबूतरे प्राप्त हुए हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे। 18 वृत्ताकार चबूतरों के पास से क्या प्राप्त हुआ है हमें, तो गेहूं, जौ, तिल और तरबूज के बीज प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और यहाँ चबूतरों पर क्या रखा जाता, तो चबूतरों पर अनाज को रखते थे या अनाज को पीटते थे, जिससे जो है अनाज निकाला जाता था। आज की तरह नहीं है कि जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें जो है जो पूरे बोलते हैं, गट्ठे बोलते हैं उसके अनाज के, तो उसे डालकर जो है गेहूं या अनाज निकाल लिया जाता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था, पहले जो है उस फसल को पीटा जाता था, उसके बाद में अनाज निकाले जाते थे। तो ऐसा कार्य कहाँ किया जाता होगा, इन चबूतरों पर। ठीक है, तो चबूतरों से है, चबूतरों के पास ही हमें गेहूं, जौ, तिल और तरबूज के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब इन चबूतरों से लेकर अन्नागार तक, चबूतरों से लेकर अन्नागार तक कौन ले जाते थे इन अनाज को, तो मजदूर ले जाते थे। कौन ले जाते थे, मजदूर। तो यहाँ से 15 इकाइयों में श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 15 इकाइयों में। तो यहाँ से श्रमिक आवास का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, श्रमिक आवास। तो यहाँ से श्रमिक आवास का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से, हड़प्पा से। ठीक है, और हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है हमें, तो हड़प्पा से हमें ताम्रकार भट्टियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब 16 ताम्रकार भट्टियां प्राप्त हुई हैं, 16। हड़प्पा से हमें और क्या प्राप्त हुआ है, तो 16 ताम्र भट्टियां प्राप्त हुई हैं, ताम्र भट्टियां।
तो यहाँ से हमें 16 ताम्र भट्टियां प्राप्त हुई हैं, तो इसका अर्थ है यहाँ ताम्रकार रहे होंगे, तो ताम्रकार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है यहाँ से, ताम्रकार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है, तो जब ताम्रकार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो साथ ही यहाँ तांबे का पैमाना भी मिला है हमें, ठीक है। तो तांबे का पैमाना मिला है, तांबे का पैमाना, ठीक है। तो तांबे का पैमाना मिला है, साथ ही यहाँ से तांबे की मानव आकृति भी मिली है, तांबे से बनी मानव आकृति, तांबे की मानव आकृति, मानव आकृति, ठीक है। तो तांबे की मानव आकृति भी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो तांबे की मानव आकृति है वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद में हड़प्पा से देखें हम तो कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त होती है, कांसे का दर्पण प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है, कांसे की इक्का गाड़ी और कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण प्राप्त होता है, ठीक है। तो कांसे की इक्का गाड़ी है वो हड़प्पा से भी प्राप्त होती है दोस्तों, और साथ ही जो है चनुदड़ों से भी प्राप्त होती है। कांसे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, तो कांसे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से भी प्राप्त होती है और चनुदड़ों से भी प्राप्त होती है। तो हड़प्पा और चनुदड़ों, तो हड़प्पा और चनुदड़ों दोनों से ही कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें यहाँ से सोने सोने के मनके वाला हार प्राप्त हुआ है, सोने के मनके वाला हार, सोने के मनके वाला हार भी प्राप्त हुआ है, सोने के मनके वाला हार भी प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहाँ से सोने के मनके वाला हार भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हमें सोने के गहने भी मिले हैं यहाँ, सोने के गहने, सोने के गहने भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है। सोने के गहने, तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो गया था, अभी हम पढ़े थे कि यहाँ से 16 ताम्र भट्टियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ताम्रकार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तांबे का पैमाना मिला है, तांबे की मानव आकृति मिली है, यहाँ से सोने का गहन, सोने के जो गहने हैं वो मिले हैं, सोने के मनके वाला हार मिला है, कांसे की इक्का गाड़ी मिली है, कांसे का दर्पण मिला है यहाँ से, ठीक है। और क्या मिला है, तो कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H मिला है यहाँ से, ठीक है। कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H, ठीक है। तो कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है यहाँ से। और जब कब्रिस्तान R37 को देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ के जो लोग मरे हैं वो गठिया रोग से मरे थे, ठीक है। और इसी में जो है देवदार लकड़ी से निर्मित ताबूत भी मिला है, और जो ताबूत है वो इराक में प्रचलित परंपरा थी, यहाँ की परंपरा नहीं थी, मतलब सिंधु सभ्यता की परंपरा नहीं थी। तो इसका अर्थ यह है कि कोई पाश्चात्य क्षेत्र का व्यक्ति जो है सिंधु सभ्यता वाले क्षेत्र में आया होगा, यहाँ उसकी डेथ हो गई होगी, तो उसमें जो है ताबूत में उसे रखकर दफना दिया गया होगा, ठीक है। तो कब्रिस्तान R37 मिला है, कब्रिस्तान R37 मिला है, कब्रिस्तान H मिला है, और जो कब्रिस्तान H है वो परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल है, मतलब जो परवर्ती हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान है, ये परवर्ती हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान है। कौन सा, कब्रिस्तान H, और जो कब्रिस्तान H है वो 3 कक्षों वाला है, ठीक है। कब्रिस्तान H 3 कक्षों वाला है। साथ ही हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से हमें यहाँ स्वास्तिक और चक्र का प्रतीक प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक, स्वास्तिक और चक्र का प्रतीक प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक और चक्र का प्रतीक प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का निशान किस प्रकार का होता है दोस्तों, स्वास्तिक कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो स्वास्तिक इस प्रकार से, तो जो स्वास्तिक और चक्र है वो सूर्य का प्रतीक है दोस्तों, स्वास्तिक और चक्र है वो सूर्य का प्रतीक है, ठीक है। तो स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से शंख का बना बैल भी प्राप्त हुआ है हमें, शंख का बना बैल भी प्राप्त हुआ है, शंख, शंख माने जो सीप या शंख एक ही बात है, तो शंख या सीप का बैल प्राप्त हुआ है, शंख या सीप का बैल मिला है। और दोस्तों जो कुबड़ वाला सांड है या कुबड़ वाला जो बैल है वो सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे पूज्य पशु है।
तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे पूज्य पशु कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे पूज्य पशु है कुबड़ वाला सांड। ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में क्या, कि सिंधु सभ्यता में जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है वो कौन सा है? ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या हम कहें सबसे अच्छा शब्द ले कि सिंधु सभ्यता का राजकीय पशु कौन सा है? सिंधु सभ्यता का राजकीय पशु कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का राजकीय पशु है एक श्रृंगी वाला पशु, जिसके जो है सिर पर जो है एक सींग लगा हुआ है। तो एक श्रृंगी पशु सिंधु सभ्यता का राजकीय पशु है। ठीक है। इसके बाद देखें हम यहाँ से माउंट एबी टीला भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से। तो माउंट एबी टीला, तो माउंट एबी टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो माउंट एबी टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पृथ्वी की देवी, पृथ्वी की देवी, ठीक है, क्या? पृथ्वी की देवी की पूजा की जाती थी। पृथ्वी की देवी, तो पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है यहाँ हड़प्पा में ही। पृथ्वी देवी की, पृथ्वी देवी की पूजा। ठीक है। और ये पृथ्वी देवी है, उसी को उर्वरता की देवी भी कहा गया है। उर्वरता, तो उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा से हमें एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं उर्वरता की देवी या पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। दोस्तों आज भी हम जो है अपने घरों में देखें तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी जो है पृथ्वी को प्रणाम करते हैं सुबह उठने से पहले, पृथ्वी पर कदम रखने से पहले। ठीक है। इसके बाद जो है देखें हम इसमें कि हड़प्पा से एक नवीन खोज हुई है। तो हड़प्पा से हमें सूती कपड़े का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से हमें सूती कपड़े का साक्ष्य, सूती कपड़े का साक्ष्य, सूती कपड़े का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से हमें सूती कपड़े का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये क्या है? नवीन खोज है, नवीन खोज। ठीक है। पहले हमें जो सूती कपड़े का साक्ष्य था वो केवल मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता था, लेकिन अब नवीन खोज में जो है सूती कपड़े का साक्ष्य है वो हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो सूती कपड़े का साक्ष्य है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थानों से जो है सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है अब। ठीक है। तो इतने पॉइंट हो गए यहाँ से हड़प्पा से। ठीक है। आपको सभी जो है पॉइंट याद रखने हैं। और इस प्रश्न में पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। वहीं हम घग्गर नदी के तट पर स्थित कौन कौन से नगर थे? तो जो है कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो कालीबंगा और राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और रोपण किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोपण है जो सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। तो रोपण किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इसका आंसर। कि सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार या महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता के किस क्षेत्र से जो है बृहद स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बताओ कौन सा आंसर है? ठीक। देखो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज याद रखनी है हमें कि मान लीजिए मैंने हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा स्थल है वो पूरा समझा दिया और हड़प्पा सभ्यता में ये बताया मैंने महान स्नानागार नहीं बताया ना, तो ये तो होगा ही नहीं हड़प्पा। ठीक है क्या नहीं? अब इन तीनों में से बताना है आपको, एक दो तीन, कौन सा आंसर होगा बताओ। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और स्नानागार है वो एक सार्वजनिक महत्वपूर्ण स्थल था, सार्वजनिक रूप का एक महत्वपूर्ण स्थल था बृहद स्नानागार। इस प्रकार से स्नानागार होता था। ठीक है। और स्नानागार की जो है लंबाई देखें हम, कौन सी लंबाई इसकी? तो लंबाई है इसकी 14.5
7 14 इंटू पॉइंट नहीं है यहाँ, 14 इंटू 7.01, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, क्या है ये लंबाई, और इसकी चौड़ाई है 7.01, 7.01 इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और इसकी जो गहराई है, इस जो स्नानागार एक तरीके से स्विमिंग पूल समझ लो आज का, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो है सार्वजनिक महत्वपूर्ण स्थल है ये, और इस कहीं ना कहीं ये धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो गहराई है वो है 2.43 गहराई हो गई है, ठीक है, गहराई। तो इस बृहद स्नानागार की जो है लंबाई देखें हम, बृहद स्नानागार की लंबाई कितनी है, तो 14 इंटू 7.01, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, तो 7.01, और गहराई कितनी है इसकी 2.43 गहराई है इसकी, ठीक है। ये सभी जो है इसकी गहराई हो गई, और चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई। तो बृहद स्नानागार के जो साक्ष्य हमें वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर इस स्नानागार के उत्तर दिशा में देखें, उत्तर दिशा कौन सी है, ये उत्तर ये है, दक्षिण ये है, पूरब ये है, और पश्चिम ये है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। जो उत्तर दिशा में इस प्रकार से सीढ़ियां बनी हुई हैं, इसमें उतरने के लिए मतलब डुबकी लगाने के लिए, ठीक है। तो डुबकी लगाने के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां दी हुई हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें पानी भर दिया जाता था, ऐसे ही डुबकी नहीं लगेगी, पानी भरेंगे अपन। और पानी भरने के लिए यहाँ पास में जो है कुएं बने होते थे, तो इन कुओं से जो है पानी भर दिया जाता था, ठीक है। ये पानी भर गया अपना, ठीक है। तो पास में ही जो कुएं बने होते थे, कुओं से इसमें बृहद स्नानागार में जो है पानी भर दिया जाता था। अब मान के लिए चल लिए कि 150 आदमी ले गए आप अपने गांव से, ठीक है, और इसमें स्नान किया, तो पानी गंदा हो जाएगा। तो गंदे पानी को निकालने के लिए, गंदे पानी को निकालने के लिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में एक नाली बनी हुई थी। क्या बनी थी, तो नाली। तो नाली के माध्यम से इस गंदे पानी को जो है बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो फर्श है, फर्श है वो पक्की ईंटों से बना हुआ है। फर्श जो है पक्की ईंटों से बना हुआ है, और फर्श और दीवारों की जो जुड़ाई है वो जिप्सम से की जाती थी। दोस्तों फर्श और दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की जाती थी, जबकि इसकी जो बाहरी दीवार है, इसकी जो बाहरी दीवार है दोस्तों, वो उस पर बिटुमिन का प्लास्टर था, उस पर बिटुमिन का प्लास्टर था। तो देखो कितने जो है टेक्निकल लोग हैं ये, मतलब कितने जो है केमिस्ट्री की सूझबूझ थी इन लोगों को, कि जो है ईंटों और दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की है। इसकी जो बाहरी दीवार है वो उसमें बिटुमिन का प्लास्टर लगाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जॉन मार्शल ने इसे, किसने, जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक निर्माण। तो जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, ठीक है। तो ये सभी बातें जो है बृहद स्नानागार से हो गई हैं, और मेरी समझ में यहाँ से जो है बृहद स्नानागार से जो है 12 क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। तो बृहद स्नानागार के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अन्य साक्ष्य देखे हम मोहनजोदड़ो से, तब आगे बढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो से और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मोहनजोदड़ो है कहाँ। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है कौन, मोहनजोदड़ो। और एक चीज और याद रखनी है मोहनजोदड़ो के बारे में, कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको निशान मारना होगा मोहनजोदड़ो पर, ठीक है।
तो मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का, ठीक है। और जो राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सिंधु सभ्यता के 5 सबसे बड़े जो है स्थल की बात करें हम, कौन से हैं 5 बड़े स्थल, तो सबसे पहला हो गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। उसके बाद में जो है दूसरे नंबर पर हो गया हड़प्पा, हड़प्पा। तो हड़प्पा है वो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है हड़प्पा, पहला नहीं है, पहला है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद में हड़प्पा, और उसके बाद में जो है गनेरीवाला, गनेरीवाला, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर गनेरीवाला। ये तीनों ही कहाँ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आएगा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और 5वें नंबर पे आएगा धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये सिंधु सभ्यता के 5 सबसे बड़े शहर बता दिए मैंने, 5 सबसे बड़े शहर, ठीक है, या 5 सबसे बड़े नगर। तो आपको इस प्रकार से जो है ये क्रम बताइए इनका, इस तरीके से पूछा जा सकता है आपके लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो के विषय में। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की है 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में किसने की, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, राखाल दास बनर्जी ने की है। कब की है, 1922 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ से बात करें कि इसके अन्य नाम क्या हैं, या मोहनजोदड़ो को किन किन नामों से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को हम सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का बाग। सबसे पहले देखें हम मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, चलो इसी पे बता देते हैं। मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है सिंधी भाषा में, किस भाषा में, सिंधी भाषा में। तो मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। तो शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, ठीक है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है। और यहाँ से जो अन्य नाम देखें तो इसे आध्यात्मिक नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक नगर कहा जाता है, स्तूपों का शहर कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है, सिंध का बाग कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है, रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, और अनुष्ठानिक केंद्र कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के नाम देखें हम कौन कौन से नाम है। तो क्या कहा जाता है यहाँ, आध्यात्मिक नगर, आध्यात्मिक नगर, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा जाता है, स्तूप, स्तूपों का शहर या स्तूप टीला। पहले ये स्तूप टीला बता दें, स्तूप टीला, तो आध्यात्मिक नगर स्तूप टीला। उसके बाद में स्तूपों का शहर, स्तूपों का, स्तूपों का शहर। तो स्तूप टीला या स्तूपों का शहर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का निर्मित बौद्ध स्तूप एवं कनिष्क निर्मित चैत्य प्राप्त हुआ है यहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का निर्मित बौद्ध स्तूप तथा कनिष्क निर्मित चैत्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो को आध्यात्मिक नगर कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है, स्तूपों का शहर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है,
तो रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, रेगिस्तान का बगीचा, तो रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या कहा जाता है, तो सिंध का बाग कहा जाता है, सिंध का बाग कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, तो आनुष्ठानिक केंद्र कहा जाता है, आनुष्ठानिक, आनुष्ठानिक केंद्र। तो इतने सारे नाम है इसके। तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज एवं उत्खनन राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। इसके अन्य नामों के बारे में देखें तो कौन कौन से नाम बताइए मैंने आपको अभी, कि आध्यात्मिक नगर कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है, स्तूपों का शहर कहा जाता है, रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, सिंध का बाग कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है, और आनुष्ठानिक केंद्र कहा जाता है। तो इतने सारे इसके नाम हैं। तो जिसके जितने नाम वह उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, वह इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो यहाँ से एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है जिसमें 27 प्रकोष्ठ हैं, ठीक है। तो यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, अन्नागार। तो विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं विशाल अन्नागार के साक्ष्य। और इस अन्नागार में कितने प्रकोष्ठ हैं, तो 27 प्रकोष्ठ हैं इसमें, ठीक है। तो 27 प्रकोष्ठ है इसमें, और यह अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। तो अन्ना जो विशाल अन्नागार है, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इमारत है, इमारत है। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी बताई है मैंने, विशाल अन्नागार, ठीक है। और वहीं आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बताओ, बताओ क्या होगा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है लोथल स्थित गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, लोथल स्थित गोदीवाड़ा। तो दोनों ही प्रश्नों में अंतर है कि एक तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो वो है लोथल स्थित गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का अर्थ क्या होता है, डॉक यार्ड या बंदरगाह, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तब आपको बताना है कि विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक। इसके बाद में और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से, तो सभागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, सभागार, तो सभागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरोहित आवास मिला है यहाँ से, पुरोहित आवास मिला है यहाँ से। 20 स्तंभों वाला बड़ा भवन मिला है, 20 स्तंभों, तो 20 स्तंभों वाला बड़ा भवन, तो 20 स्तंभों वाला बड़ा भवन मिला है 27 इंटू 27 मीटर का, 27 इंटू 27 मीटर वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो गया मोहनजोदड़ो से, हमें, हमने अन्नागार देख लिया, स्नानागार भी देख लिया, स्नानागार, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभागार, पुरोहित आवास और 20 स्तंभों वाला बड़ा भवन। इसके बाद देखें हम जो है मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नग्न नर्तकी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की नग्न नर्तकी, अरे नग्न नर्तकी की मूर्ति, तो मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नग्न नर्तकी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। और इस मूर्ति की जो है ऊंचाई देखें हम, तो ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है,
कितनी ऊंचाई है इसकी? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, किसकी? कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति। और यह कांसे की जो नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है हमें, तो सिंधु सभ्यता में कांसे का निर्माण हुआ है, ठीक है, मतलब कांसे का प्रयोग हुआ है। और कांसे का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इस कांसे का निर्माण किस प्रकार होता है? तो तांबा प्लस टिन से मिलकर जो है कांसे का निर्माण होता है। तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन बराबर कांसा, ठीक है। तो तांबा और टिन को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण करते थे। तो आप देख सकते हो कितनी मतलब बेहतरीन केमिस्ट्री है उनकी, ठीक है कि नहीं, सिंधु सभ्यता के लोगों की। तो तांबा और प्लस टिन को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण किया जाता था। और तांबा देखे तो तांबा कहाँ से मंगाते थे ये लोग? तो तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खान से मंगाते थे। तांबा कहाँ से मंगाते थे? तो राजस्थान में खेतड़ी की खान है, और खेतड़ी की खान से जो है तांबा मंगाते थे ये लोग। और टिन कहाँ से मंगाते थे? तो टिन मंगाते थे अफगानिस्तान से। तो ये राजस्थान में तांबा कहाँ है? राजस्थान में जो खेतड़ी की खान है, खेतड़ी, तो राजस्थान में खेतड़ी की खान से तांबा मंगाते थे। वहीं टिन कहाँ से मंगाते थे? तो अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से यह टिन मंगाते थे। तो ये लोग जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो तांबा प्लस टिन को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से जो है ये जो धातुओं मूर्ति का निर्माण करते थे, कांस्य युगीन जो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति है वो एक प्रकार से धातु की तो मूर्ति है, तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनाई जा रही है। तो ये सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो धातु की मूर्ति का निर्माण जो है द्रविमोम विधि से करते थे। तो ये कांसे की नग्न मूर्ति जो बनाई है वो किस विधि से बनाई है? तो द्रविमोम विधि, आपको याद रखना है किस विधि से? द्रविमोम विधि से। द्रविमोम विधि से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने बताया था आपको 20 स्तंभों वाला बड़ा भवन, 20 स्तंभों वाला बड़ा भवन है। तो 20 स्तंभों वाला बड़ा भवन यहाँ कर क्या रहा है, मेन बात ये है। तो जो अलग अलग इतिहासकारों ने, कुछ इतिहासकारों ने इसे मार्केट बताया है कि ये एक मार्केट रही होगी, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे नाट्य कला से संबंधित बताया है। तो इसलिए मोहनजोदड़ो से हमें नाट्य कला के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से हमें नाट्य कला के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें हम यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो तांबे की बनी तलवार मिली है यहाँ से, तांबे की बनी तलवार, तो जो मोहनजोदड़ो से हमें तांबे की बनी तलवार मिली है। और संभवतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एक शांतिय प्रिय लोग थे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहते थे, एकदम बिंदास होकर रहते थे। और ये मतलब लड़ाई झगड़े उन्हें पसंद ही नहीं थे। तो इसलिए संभवतः उन्हें जो है तलवार की जानकारी नहीं थी। तो यह जो तलवार है वो किसी बाहरी व्यक्ति की रही होगी, ठीक है। तो तांबे की बनी तलवार मिल गई यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखें हम यहाँ से और क्या क्या मिल रहा है। तो मोहनजोदड़ो से ही सर्वाधिक मोहरों की प्राप्ति हुई है, मोहनजोदड़ो से ही सर्वाधिक मोहरों की प्राप्ति हुई है। जो टोटल मोहरें मिली है हमें सिंधु सभ्यता से, उनमें 68% मोहरें, कितनी? 68% मोहरें जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अगर हड़प्पा से देखें तो हड़प्पा से केवल 19% मोहरें ही प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा 19% मोहरें जो हड़प्पा से, इसके अलावा जो बची हुई जो है अन्य स्थानों से प्राप्त हुई है। इसके बाद जो मोहरों की बात हो रही है, तो मोहरों में और क्या मिला है यहाँ से? तो वृषभ मोहरें मिली है, वृषभ या बैल की मोहर। तो वृषभ माने क्या होता है? बैल। तो वृषभ मोहर मिली है यहाँ से, ठीक है। और किसकी मोहर मिली है? तो पशुपति शिव अंकित मोहर मिली है, पशुपति शिव अंकित मोहर, शिव अंकित मोहर, ठीक है। तो पशुपति शिव अंकित मोहर मिली है, ठीक है। तो मोहरें, सर्वाधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है 68%। और वृषभ मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इसी के साथ पशुपति शिव अंकित मोहर मिली है यहाँ से। तो जो पशुपति शिव अंकित मोहर है
या आदि शिव अंकित मोहर है, उस मोहर को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें जो है, मान लीजिए ये मोहर है, तो ये मोहर का जो है दाईं हिस्सा हो गया, तो यहाँ कौन कौन से जानवर हैं? बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा, और पैरों के पास में हिरन बने हुए हैं दो। कितने हिरन है? दो हिरन है, मतलब एक हिरन इस तरफ है, एक हिरन यहाँ है, ठीक है। तो बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और दो हिरन, तो एक दो तीन चार पांच, तो जानवर कितने हैं? पांच। मतलब जानवरों की प्रकार देखें हम, प्रकार कितने हैं? तो प्रकार हो गए पांच। वहीं जो है टोटल जानवर देखें हम कितने हैं, तो एक गैंडा है, एक भैंसा है, एक हाथी है, एक बाघ है और दो हिरन है, तो टोटल कितने हो गए? अगर कुल पशु की बात करें तो कुल पशु कितने हैं? कुल पशु है 6, ठीक है। अब ये पशुपति की जो मोहर है उसमें जो है पशुपति या आदि शिव को दिखाया गया है, और उनके जो है सिर पर जो है 3 सींग सींग लगे हुए हैं, इस प्रकार से 3 सींग लगे हुए हैं उसमें, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है कि पशुपति शिव अंकित मोहर कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ से मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर, मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर। तो मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। आप कहेंगे कि एक बेलनाकार मोहर और मिल रही है, छोटी बेलनाकार मोहर, लेकिन मैं जो छोटी बेलनाकार मोहर है वो फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर है। तो फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो आपको मिलेगी लोथल से, ठीक है। जब लोथल पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर कहाँ से प्राप्त हो रही है? लोथल से। यहाँ जो मोहर है, मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है, मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर मिली है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो सुमेरियन नाव अंकित मोहर मिली है यहाँ से, या हम कहें नाव अंकित मोहर है, नाव या जहाज अंकित मोहर। तो नाव या जहाज अंकित मोहर मिल रही है यहाँ से। इसी के साथ में देखें हम एक श्रृंगी पशु अंकित, एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की दो मोहरें मिली है। एक श्रृंगी पशु अंकित, ठीक है, एक श्रृंगी पशु अंकित, एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की, किसकी? चांदी की दो मोहरें, ठीक है। तो एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी, चांदी, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं चांदी के बारे में। तो एक श्रृंगी पशु अंकित, एक श्रृंगी पशु के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि यह सिंधु सभ्यता का राजकीय पशु है। तो एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की दो मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और अभी चांदी की बात करें तो चांदी का कलश भी प्राप्त हुआ है यहाँ से, चांदी का, चांदी का कलश भी मिला है। तो चांदी का कलश मिला है और एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की दो मोहरें मिली हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यहाँ से, चांदी का, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम। तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, जो विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। इसके अलावा देखें हम यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो शैलखड़ी निर्मित, शैलखड़ी निर्मित शॉल ओढ़े हुए, और वो शॉल किस पैटर्न की है? तो तिब्बतिया पैटर्न की है। तो शैलखड़ी निर्मित तिब्बतिया पैटर्न की शॉल ओढ़े हुए, तिब्बतिया पैटर्न किस प्रकार का बना हुआ है? उस पे किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सेल खड़ी निर्मित, सेल खड़ी एक प्रकार से पत्थर होता है, तो सेल खड़ी निर्मित तिब्बतिया पैटर्न की शॉल ओढ़े हुए ध्यान मग्न मुद्रा में एक योगी का ऊपरी धड़ प्राप्त हुआ है, ठीक है, ध्यान मग्न, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ही लोग जो है ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग भी मेडिटेशन करते हैं। तो जो मेडिटेशन करते हुए जो है एक योगी दिखाया गया है, वो कहाँ से प्राप्त होगा? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो सेल खड़ी निर्मित,
सेल खड़ी निर्मित तिब्बतिया पैटर्न की शॉल ओढ़े हुए सेल खड़ी निर्मित तिब्बतिया पैटर्न की शॉल ओढ़े हुए ध्यान मग्न मुद्रा में योगी का ऊपरी धड़ प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आप कहेंगे ये कैसे याद होगा। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम है पुजारी की मूर्ति मिली है। ठीक है तो पुजारी की मूर्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है, और सेल खड़ी निर्मित तिब्बतिया पैटर्न की शॉल ओढ़े हुए योगी का ऊपरी धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से साथ ही क्या प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं। हड्डी की सुइयां, तो हड्डी की सुइयां कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। और मोहनजोदड़ो से के UR कैनेडी कहते हैं कि मलेरिया का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। KUR कैनेडी, कौन, KUR, तो KUR कैनेडी के अनुसार मलेरिया के साक्ष्य, तो KUR कैनेडी के अनुसार मलेरिया का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब बात करें कि जो मोहनजोदड़ो के लोग हैं, मोहनजोदड़ो के लोगों ने जो है एक बांध का निर्माण किया था। और अगर कोई मानव निर्मित बांध होता है तो उसे कहते हैं कृत्रिम बांध। तो कृत्रिम बांध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो कृत्रिम बांध का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। ठीक, कृत्रिम बांध, तो कृत्रिम बांध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है बाढ़ से प्रभावित थे, क्योंकि बाढ़ मतलब पानी अत्यधिक संख्या में होगा तभी तो जो है बांध का निर्माण कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें मिट्टी की 7 परतें भी प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की कितनी परतें, 7 परतें। ठीक है, तो जब जॉन मार्शल जैसे पुरातत्वविदों ने इसकी जांच की तो पता चला मोहनजोदड़ो से 7 मिट्टी की लेयर प्राप्त हुई है। कितने मिट्टी की लेयर, 7 मिट्टी की लेयर, तो 7 मिट्टी की लेयर मिली है। और जब आप देखते होंगे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि नदियां आती हैं लहराते बलखाते हुए। ठीक है, तो लहराते बलखाते, ठीक है, तो लहराते बलखाते ये नदियां आई, तो ये अपने साथ क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं। ठीक है, क्या लाती हैं, अवसाद। तो जब नदियां में बाढ़ आती है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण तो नदियों में बाढ़ आती है, और जब बार बार बाढ़ आती है तो वो अवसाद बिछा देती है आसपास। ठीक है, जहाँ से जो है नदियों का अपवाह होता है वहाँ। तो इस प्रकार से पता चलता है कि जो मिट्टी की जांच की तो मिट्टी के अवसाद मिले हैं अलग अलग लेयर में। ठीक है, तो वो एक बाढ़ को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ जो है बाढ़ बारंबार आई होगी। तो इस प्रकार से मिट्टी की 7 लेयर मिली हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है 7 बार उजड़ा और पुनः बसा। कितनी बार, 7 बार उजड़ा और पुनः बसा। और आप लोग देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कितने सूझबूझ के लोग हैं कि एक बार बाढ़ आई, मतलब एक बार बाढ़ आई तो बाढ़ आने के कारण जो है नष्ट हो जाता है सब कुछ। तो आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र है उसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता था, एक पश्चिम में, एक पूर्व में। तो पश्चिम में जो था उसे दुर्ग कहा जाता था, और पूर्व में था उसे निचला नगर कहा जाता था, निचला
नगर, ठीक है, क्योंकि जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर स्थित था और जो नगर था वो नीचे हिस्से पे होता था सामान्यतः, तो निचला नगर कहा जाता। दुर्ग में जो है शासक वर्ग का निवास था, जो महत्वपूर्ण लोग थे उसका निवास था, और निचला जो नगर है उसमें आम जनता लोग रहती थी, श्रमिक रहते थे, व्यापारी रहते थे, ठीक है। और आप कहेंगे टीचर कौन से में आएंगे, टीचर इसी में आ जाएंगे, निचले वाले में। तो आप देखेंगे कि वो जो बार बार बाढ़ आ रही थी उसके कारण जो है दुर्ग का निर्माण था और दुर्ग नष्ट होते जाते थे, तो मिट्टी की लेयरों में फिर ऐसे एक बार बाढ़ आई तो एक बार बाढ़ आने के कारण जो है दुर्ग नष्ट हो गया। उसके बाद जो उन्होंने ऊंचे ऊंचे दुर्ग बनाए हैं, ठीक है, दूसरी बार आए तो जो है बाढ़ आई तो फिर और ऊंचा बनाया, तीसरी बार आए तो इस प्रकार से जो है हमें मिट्टी की 7 लेयर भी प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और पुनः बसा था, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ से तो घर घर कुएं और शौचालय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यहाँ से पक्की सड़क मिली है, यहाँ से मोहनजोदड़ो से हमें पक्की सड़क मिली है। यहाँ से सिंधु सभ्यता की विशेषता नहीं है पक्की सड़क, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ से पक्की सड़कों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और सामान्यतः 10 मीटर की सड़क प्राप्त हुई है यहाँ से। और सीप के बांट के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, सीप या शंख के बांट मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से सीप या शंख के बांट के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद देखें तो मोहनजोदड़ो से ही घर घर कुएं एवं शौचालय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और कई इतिहासकारों का मानना है कि घर घर कुएं और स्नानागार तो सिंधु सभ्यता के सभी क्षेत्रों में था, लेकिन आप आर एस शर्मा की किताब को देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, तो उन्होंने जो है कालीबंगा के जो घर हैं वहां से जो है कुओं के साक्ष्य बताए हैं, कि कालीबंगा के जो प्राय सभी घर थे वहां से कुओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर है, ये तो हो ही गया, ब्यास नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। इसके बाद सैंदव सभ्यता का महानगर महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद विशाल स्नानागार का तो पढ़ ही लिया आपने, ठीक है, तो विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ एक बार बता दो, क्योंकि इतनी चीज बताने के बाद जो है लोग डगमगा जाते हैं पढ़ने में कि सर इतना याद करना पड़ेगा। हाँ भाई, इतना ही याद करना पड़ेगा आपको, जो है अच्छे नंबर चाहिए तो इतना ही याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखें तो मातृ देवी की मूर्ति भी मिलेगी यहाँ से, सिंधु सभ्यता मतलब जो मोहनजोदड़ो से राज मुद्रांक मिलेगा, और कुंभकारों के 6 भट्टे मिलेंगे, ठीक है, और सबसे बड़ी ईंटों के जो साक्ष्य हैं वो यहीं से मिलेंगे, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कुंभकारों के कितने भट्टे, 6 भट्टे, अरे कुंभकारों के 6 भट्टे, ठीक है। और इसी के साथ राज मुद्रांक भी मिला है यहाँ से, राज मुद्रांक, और इसके अलावा यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ से, तो सबसे बड़ी ईंट जो सबसे बड़ी ईंटें हैं वो यहीं से मिली हैं, सबसे बड़ी ईंटें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंटें। तो सबसे बड़ी ईंटें कहाँ से मिली हैं, तो सबसे बड़ी ईंटें हैं वो मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। और इन ईंटों का आकार देखेंगे अपन, तो सिंधु सभ्यता से जो ईंटें मिली हैं उसका आकार कितना है, ठीक है, तो ईंटों का आकार है 4:2:4:2:1 में जो है ईंटें मिली हैं। 4 का मतलब क्या है, लंबाई, ईंट की लंबाई कितनी है, ईंट की लंबाई मान लीजिए ईंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ईंट की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 4 अनुपात में जो है ईंट की लंबाई रखेंगे अपन, मान लीजिए यहाँ कितनी, लगभग जो है 10 सेंटीमीटर की मान लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो आप 5 की, और यहाँ देखेंगे तो आप 2.5 की, तो इस प्रकार से इसका जो अनुपात निकालेंगे तो यही निकलेगा 4:2:1। तो सिंधु सभ्यता से जो ईंटें मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुपात, ईंटों का अनुपात कितना था, 4:2:1। तो 4 क्या है यहाँ, 4 ईंट की लंबाई है, 2 क्या है, तो 2 ईंट की जो है चौड़ाई है, और 1 ईंट का जो है मोटाई है, ठीक है। तो 4:2:1
एक में जो है ईंटें मिलेगी यहाँ से गले हुए तांबे के ढेर भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से गले हुए तांबे के ढेर। तो मोहनजोदड़ो से गले हुए तांबे के ढेर भी मिले हैं। इसी के साथ यहाँ से मिट्टी का बना तराजू भी मिला है। मिट्टी का बना तराजू तो मिट्टी का बना तराजू मिला है यहाँ से, ठीक है। और सीप के बाट तो बताई दी मैंने, सीप या शंख के बाट, ठीक है। अब मान लीजिए आपको जो है 1 किलो गेहूं लेना है, ठीक। तो सीप का बाट है यहाँ और तराजू भी है, तोल देंगे, बढ़िया 1 किलो गेहूं मिल जाएगा। लेकिन बदले में क्या दोगे आप? क्योंकि सिंधु सभ्यता से हमें मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है कि विनिमय के रूप में, लेन देन के रूप में यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली रही थी। क्या? तो लेन देन में मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? तो आपने गांव में आज भी देखा होगा कि सब्जी बेचने वाले हों या कुछ बर्तन बेचने वाले हों, तो सब्जी बेचने वाले किस तरीके की आवाज लगाते हैं कि ले लो लौकी तोरई, गेहूं से बरोबर बाजरा से आधे आधे। तो वो क्या है? एक प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली है। वो एक प्रकार से क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली है। मान लीजिए आपके पास जो है गेहूं है, उसके पास जो है सब्जी है, तो आप उसे गेहूं देंगे, वो आपको सब्जी देगा, ठीक। तो ये क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो सीप का या शंख का जो है बाट प्राप्त हुआ यहाँ से मोहनजोदड़ो से। मिट्टी का बना तराजू मिला है यहाँ से। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से आपको बहुत सी चीजें मिली हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए अंकित दिखाया गया है। मतलब एक मुद्रा या मोहर पर एक व्यक्ति है, वो बाघ से लड़ते हुए अंकित है, ठीक है। तो दूसरा पेज लेते हैं कि एक मुद्रा पर एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ते हुए अंकित है, ठीक है। तो एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ते हुए अंकित है। तो इसके साथ में एक हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है, घोड़े की कलाकृति भी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इतने विस्तार से पढ़ने का एक ही कारण है कि सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या देखें हम तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। और इसके बाद में जो है लोथल कालीबंगा भी पढ़ेंगे अपन बारी बारी से। अब वो बहुत हो गया। इसके बाद जो अगला प्रश्न देखेंगे हम कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है आपको, गलत गलत कौन सा है इनमें से। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शनों में से गलत कौन सा है आपको बताना है। कि नहरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। क्या पूछ रहा है? नहरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नहरों नहीं, नगरों में, सॉरी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। तीसरा, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और चौथा, लोग लोहे से परिचित थे। बताओ क्या आंसर होगा। तो आपको इसमें गलत छांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ भाई, हाँ। हाँ भाई, हाँ, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। क्योंकि जो नालियां थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता में नालियां किस प्रकार की थी? तो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, अर्थात जालनुमा संरचना थी नालियों की। आइए नालियों के बारे में देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। कि मान लीजिए ये सड़कें हैं सिंधु सभ्यता की इस प्रकार से, ठीक है। ये सड़क है और जो सिंधु सभ्यता की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। समकोण ये है, 90 डिग्री का कोण बने तो समकोण है वो, इस प्रकार से
इस प्रकार से जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो सड़कें जो थी सिंधु सभ्यता में वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सड़कों के दोनों ही किनारों पर नालियों की व्यवस्था थी नगरों में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये नाली मान लीजिए आप, ये नाली है। तो सड़कों के दोनों किनारे ही नालियां होती थी, तो सड़कें और नालियां दोनों ही ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। इस प्रकार से नालियां हैं सड़कों के दोनों ही किनारों पर, ठीक। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसके बाद देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या पढ़ेंगे अपन। तो इसको पूरा कर लेते। व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, तो व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में ही था, क्योंकि सिंधु सभ्यता की आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या था? उनका विदेशी व्यापार। सिंधु सभ्यता की आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण उनका विदेशी व्यापार था। हालांकि वह आंतरिक व्यापार भी करते थे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको हड़प्पा के अंतर्गत कि वो लोग तांबे कांसे मंगाते थे, तो तांबा मंगाते थे जो है राजस्थान में खेतड़ी की कांसे, टिन कहाँ से मंगाते तो अफगानिस्तान से मंगाते थे। इसी प्रकार से जो है लार्द बड़ी मड़ी मंगाते थे, वो कहाँ से मंगाते थे तो जो है बदख्शा से मंगाते थे। कार्निलियन जो देखेंगे अपन लाल पत्थर होता है वो लोथल से मंगाते थे, ठीक है। इसी प्रकार से चांदी कहाँ से मंगाते थे तो चांदी ईरान से मंगाते थे। सोना कहाँ से मंगाते थे तो कर्नाटक की कोलार की खान से मंगाते थे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में हमें विदेशी व्यापार भी दिखता है, आंतरिक व्यापार भी दिखता है। उनका विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जो है पश्चिम एशिया से होता था, ठीक है। उनका विदेशी व्यापार मुख्य रूप से पश्चिम एशिया से होता था। और पर्टिकुलर देश की बात करें तो पर्टिकुलर देश है इराक, क्योंकि इराक में उस समय जो है मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के लोग निवास करते थे। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ होता था। हालांकि जो है मेसोपोटामिया के साथ होता है, ईरान के साथ होता है, अफगानिस्तान के साथ व्यापार होता है उनका, ठीक है। इसके साथ ही आंतरिक व्यापार भी होता है, जैसे राजस्थान से और कर्नाटक से, ठीक है। इस प्रकार से तो हम देखेंगे कि नालियों में उत्तम व्यवस्था थी, ठीक थी। वाणिज्य व्यापार उन्नत अवस्था में था, तो उन्नत अवस्था में तो है ही भाई, क्योंकि उनकी आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? विदेशी व्यापार। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है, तो पसंदीदा के अंतर्गत ही मिली है। तो मैंने बताया। अब इसमें दिया है ऑप्शन के लोग लोहे से परिचित थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था ज्ञान भाई लोहे का? तो आप आगे पढ़ोगे कि जब आर्य लोग आए, आर्यों की जो सभ्यता थी उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आप ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। जो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और वहीं उत्तर वैदिक काल को देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल कब से स्टार्ट होगा? 1000 ईसा पूर्व से, ठीक है। तो जब 1000 ईसा पूर्व से जो है देखें तो 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया, तो उत्तर वैदिक काल की ही विशेषता है लोहे का परिचय। तो जो है लोहे का जो ज्ञान है या लोहे की जो खोज है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। तो जब देखें हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड कितना है? 2350 से लेकर 1750 से कार्बन डेटिंग पद्धति किस आधार पर? कार्बन डेटिंग पद्धति, ठीक है। यही जो पद्धति है इसी के समान जो है डीपी अग्रवाल ने भी बताया है, डीपी अग्रवाल, ठीक है, डीपी अग्रवाल। तो डीपी अग्रवाल और कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। और वही देखें कि जो लोहे की खोज हो रही है वो 1000 ईसा पूर्व हो रही है, तो लगभग 750 सालों का अंतर है, ठीक है। तो 750 साल बाद जो है लोहे की खोज हो रही है। तो इसलिए इसका आंसर जो कौन सा गलत हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हुई है, इसलिए सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसमें से गलत छांटना था अपन को, तो गलत कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? अरे भाई नहीं थे, ठीक है।
अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पानी पी लूँ मैं थोड़ा ने। आप क्वेश्चन को देखो और आंसर बताने का प्रयास करो, क्या होगा आंसर। वो चौकन। हेलो। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो आपको आंसर बताना है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी। ठीक, तो आपने जो है निशान लगा लिया होगा कि कौन सी थी, तो क्यों जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो उसका नगर नियोजन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है महत्वपूर्ण, वो विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता थी। यह सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अपने समकालीन सभ्यताओं में एकमात्र सभ्यता जो नगरीकृत थी वो सिंधु घाटी सभ्यता है। बल्कि इसके समकालीन जो है देखें तो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, वो जो है नगरीकृत नहीं थी, वहां नगरीकरण का अभाव था। तो ये आंसर तो सही है। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, तो सही है। मैंने बताया था अभी कि मोहनजोदड़ो है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद जो हड़प्पा बताया, उसके बाद गनेरी वाला, उसके बाद राखीगढ़ी और धौलावीरा बताया। तो ये तो सही है फिर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता के ही तो क्षेत्र है ये। इसके बाद ये है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, तो सही है, कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है क्योंकि जो कृषि का साक्ष्य हमें वो कालीबंगा से मिला है। तो कृषि का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है, क्योंकि कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ अगर जुते हुए खेत का साक्ष्य देखें तो सुरतगही से भी जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सुरतगही, सुरतगही, सुरत सुरतगही। ठीक है, तो कालीबंगा और सुरतगही, तो कालीबंगा और सुरतगही दोनों से ही हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जब जो कालीबंगा के जुते हुए खेत को देखेंगे हम तो पता चलेगा कि कालीबंगा के जो लोग थे वो एक ही खेत से दो फसलें प्राप्त करते थे। कालीबंगा के जो लोग थे वो एक ही खेत से दो फसलें प्राप्त करते थे। कैसे? ये खेत है, ठीक है, तो खेत एक बार तो जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जुता होता था इस प्रकार से। ठीक है, और एक इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कालीबंगा के जो लोग हैं वो एक ही खेत से दो प्रकार की फसलों
प्राप्त करते थे, तो एक ही केस से हमें दो प्रकार की फसलों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ देखें हम इसमें जो अगला प्रश्न है, अब जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है यहाँ से सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से देखें हम तो सिंधु सभ्यता से 9 प्रकार की फसलों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनमें गेहूं है, जौ है, तिल है, तरबूज है, खरबूज है, ठीक है, चावल है, क्योंकि चावल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें कहाँ से, लोथल और रंगपुर से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि लोथल और रंगपुर से हमें धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये सही है अपना। नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, उद्योगों के लिए जानी जाती है, क्योंकि आप पढ़ोगे कि जो हड़प्पा है, अभी मैंने बताया था आपको कि हड़प्पा है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। हड़प्पा को क्या कहा जाता है, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। वहीं चनूदड़ो को जो है औद्योगिक नगर कहा जाता है। चनूदड़ो को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो चनूदड़ो में देखेंगे आप, तो चनूदड़ो में क्या मिलेगा, तो मनके बनाने का कारखाना मिलेगा चनूदड़ो में। चनूदड़ो में मोहरों के निर्माण का केंद्र मिलेगा, और साथ ही चनूदड़ो में खिलौने निर्माण का केंद्र मिलेगा। जब इतने उद्योग मिल रहे हैं तो उद्योगों के लिए तो जानी जाएगी अपनी जो सभ्यता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 जो है उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और इसमें 2 जोड़ियां मिलानी है आपको। सुमेल, सुमेल नहीं है, आपको गलत छांटना है कि कौन सी जोड़ी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आलमगीर, आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सही है। लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। कालीबंगा, अरे भाई नहीं, कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में है। और राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी, और वहीं इसका उत्खनन किसने किया था, तो बीबी लाल एवं बी के थापर ने कालीबंगा का उत्खनन किया था। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। ठीक, तो यही गलत है अपना, इसमें सुमेल नहीं है। क्या छांटना है, गलत आंसर छांटना है इसमें। ठीक है, नहीं है, तो इसमें जो है कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ से मिलेगा, राजस्थान से मिलना चाहिए था, तो इसमें सुमेल, इसका आंसर ये होगा। और रोपण किससे मिलता है, तो रोपण, रोपण मिलेगा पंजाब। रोपण कहाँ है, पंजाब में, तो रोपण पंजाब में जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। और रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, और रोपण से हमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। रोपण से हमें क्या प्राप्त होता है, रोपण से हमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो रोपण कहाँ है, रोपण पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, और रोपण से हमें मनुष्य के साथ कब्र को मतलब कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो गलत छांटना है। तो कालीबंगा हरियाणा नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है, और जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है। जैसे ये सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। और सिंधु सभ्यता के स्थल देखें तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। और मांडा कहाँ है, तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है ये मांडा। और मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा किस नदी के तट पर स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा हो गया, मांडा। और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दायमाबाद है, दायमाबाद, दायमाबाद। और दायमाबाद कहाँ है, तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, और दायमाबाद है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो दायमाबाद गोदावरी की सहायक है, प्रवरा। गोदावरी की कौन सी है, सहायक, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और वही जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल देखें, कौन सा स्थल, पश्चिमी स्थल, तो वो है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर, तो सुतका गैंडोर कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है सुतका गैंडोर। ठीक है,
तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतका गैंडोर, और सुतका गैंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुतका गैंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है, दास्क। ठीक है, तो सुतका गैंडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। और वहीं अगर हम इसके उत्तरी स्थल को देखें तो सबसे उत्तरी स्थल है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, मेरठ जिले में है ये। और कहाँ है ये मेरठ जिला? उत्तर प्रदेश में। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर? यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि वर्तमान में इसका जो है उत्खनन और खोजें अभी भी चालू है। तो इस प्रकार से वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गया है, और अभी भी खोजें जो है चल रही हैं। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लगभग 200 स्थल जो है गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर में है, और चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, महाराष्ट्र में स्थित है, और गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। वहीं पश्चिम में देखें तो सुतका गैंडोर है, और सुतका गैंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और दास्क नदी के तट पर स्थित है। और जबकि सबसे पूर्वी स्थल देखें तो आलमगीरपुर है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, और निम्न में से किस सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, नहीं मतलब उत्तर प्रदेश में है। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। अभी बताया था कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक, लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। तो लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। अब देखें हम आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर अभी बताया मैंने कि जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर कहाँ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, इसके बाद में हुलास। ठीक है, ये तो नीचे वाले का है। ठीक है, हुलास। तो हुलास कहाँ है? हुलास भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हुलास जो है उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों आंसर हो गए, तीसरा और चौथा। तो ये आंसर होगा अपना। ठीक, इसके बाद में जोड़ी मिलानी है आपको, और जोड़ी मिलानी है। जोड़ी मिलाओ आप। कौन सा स्थल है वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। अभी बताया कि जो सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु सभ्यता का वो आलमगीरपुर है। बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा में है। दायमाबाद कहाँ है? तो दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो आपको जो है सुमेल नहीं है यही बताना था। तो इसका आंसर ये होगा, राजस्थान में नहीं होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। भारत में जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी से हमें सतोलिया या पिट्टू खेल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राखीगढ़ी से हमें सतोलिया या पिट्टू खेल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, वहीं जो है हम देखें बनावली की बात करें तो बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा में स्थित है बनावली। और बनावली से हमें पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी का हल। तो पक्की मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। इसी के साथ में हम देखेंगे कि पक्की मिट्टी का हल है वो बहावलपुर पंजाब से भी प्राप्त होता है। तो पक्की मिट्टी का हल बनावली से और बहावलपुर पंजाब से। ठीक है, तो दो जगह से मिलता है, एक बनावली से एक बहावलपुर से हमें पक्की मिट्टी का हल प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और उसमें भी जो है जोड़ी मिलानी है आपको कि कौन सा स्थल कहाँ है। तो मांडा कहाँ है? अभी बताया मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा।
मांडा चेनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक, इसके बाद में देखें दायमाबाद कहाँ है, तो दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो है एक रथ मिला है, बैलगाड़ी मिली है यहाँ से, दायमाबाद से। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, और उसमें भी जोड़ी दी हुई है। जोड़ी एक को जो है मतलब सूची एक को सूची दो से मिलाना है आपको। बताओ क्या आंसर होगा। इस प्रकार के ही प्रश्न आपको लगाने हैं, तभी कुछ होगा। सरल प्रश्नों का खेल नहीं रह गया है अब। ठीक, तो आप जो है इस प्रकार के प्रश्न लगाइए अब, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और आपने अगर तैयारी अभी भी शुरू की है तो आप देखिए, जब तक आपका सिलेबस होगा तो जो है परीक्षा का लेवल कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आपको इसी लेवल से तैयारी करनी है, तब कहीं जाकर जो है काम बनेगा। ठीक है, तो आपको बताना है हुलास कहाँ है, तो हुलास जो अभी बताया उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद मांडा बताया था आपने, जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है मांडा। तो हुलास उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, बालू जो है कहाँ है, बालू जो है हरियाणा में स्थित है, बालू हरियाणा में। और जो पाडरी कहाँ है, तो पाडरी जो है गुजरात में। ठीक है, बालू हरियाणा में है, बालू कहाँ है, हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में स्थित है। आपको सिंध में कौन कौन से स्थल हैं वो बताने हैं, कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल हैं वो सिंध में स्थित हैं। तो हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, तो ये तो नहीं है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सही है। चनुदड़ो कहाँ है, तो चनुदड़ो भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सुरकोतड़ा कहाँ है, तो सुरकोतड़ा गुजरात में, सुरकोतड़ा नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों आंसर है इसके, मोहनजोदड़ो चनुदड़ो। ठीक है, तो अगर देखें हम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन से नगर हैं, प्रमुख नगर जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हैं जो सिंध प्रांत में स्थित है, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, उसके बाद चनुदड़ो भी जो है सिंध में है। उसके बाद देखें हम आमरी, उसके बाद में कोटदीची, उसके बाद में देखें हम जो है अल्लाह दिनो, अल्लाह दिनो। तो मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अल्लाह दिनो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों समय बहुत हो गया है, और अगली क्लास जो है योगेंद्र सर की लगने वाली है, तो इसलिए जो है आज की क्लास अपन जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।